हाँ, चलिए आज के इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। हाँ बिल्कुल। और आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जहां विज्ञान, तर्क और वास्तविकता का जो असली जादू है वो किसी भी मनगढ़ंत कहानी या फैंटेसी से कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। एकदम सही कहा। अक्सर लोगों को लगता है कि विज्ञान दुनिया से सारा जादू और रहस्य छीन लेता है, चीजों को बहुत नीरस बना देता है। हाँ, मतलब एक आम धारणा है कि विज्ञान चीजों को बहुत रूखा बना देता है। लेकिन आज की चर्चा, जो कि रिचर्ड डॉकिंस के जाने माने लेखों और निबंधों के संग्रह ए डेविल्स चैपलिन पर आधारित है, वो इसके बिल्कुल उलट बात करती है। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हम दुनिया को बिना किसी भ्रांति के पूरी तरह से विज्ञान की नजर से देखने की कोशिश करेंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज की इस बौद्धिक यात्रा में हम मानव विकास की सच्चाई, हमारी न्याय प्रणाली यानी जूरी सिस्टम की कुछ बड़ी सांख्यिकीय खामियों और क्रिस्टल के असली जादू के बीच एक बहुत ही शानदार संबंध खोजने वाले हैं। हाँ, और ये चर्चा असल में एक ही मूल विचार की ओर इशारा करती है, तर्कशीलता। हमारे आसपास मौजूद सूचनाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना। ये सिर्फ जीव विज्ञान या कुछ प्रयोगों के बारे में नहीं है। तो ये एक तरह का व्यापक दर्शन है। बिल्कुल, ये एक दर्शन है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे के असली नियम क्या हैं। कैसे हम अपनी भावनाओं या पुरानी धारणाओं से ऊपर उठकर तथ्यों को देख सकते हैं। ज्ञान तभी सबसे मूल्यवान होता है जब हम उसे सही संदर्भ में समझें। तो शुरुआत करते हैं इस किताब के बहुत ही दिलचस्प शीर्षक से, अ डेविल्स चैपलिन, यानी शैतान का पादरी। ये नाम अपने आप में बहुत ही विचारोत्तेजक है। बिल्कुल है। ये नाम आखिर आया कहाँ से? दरअसल मैंने स्रोत सामग्री में देखा कि चार्ल्स डार्विन ने 1856 में अपने दोस्त हुकर को एक पत्र लिखा था। डार्विन प्रकृति की क्रूरता, उसके भद्देपन और भारी बर्बादी को देखकर काफी विचलित थे। हाँ, उस समय वो विकासवाद की सच्चाइयों को समझने की प्रक्रिया में थे। सही कहा। तो उन्होंने उस पत्र में लिखा था कि एक शैतान का पादरी प्रकृति के इन क्रूर और भद्दे कामों पर कैसी किताब लिखेगा। उन्होंने विशेष रूप से इचुम नीनेडे ततैया का उदाहरण दिया था। उफ, वो ततैया वाला उदाहरण विकासवाद की एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई को सामने लाता है। मैंने उसके बारे में पढ़ा, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल, मैं समझाती हूँ। ये ततैया जिंदा कैटरपिलर के शरीर के अंदर अपने अंडे देती है, लेकिन और यहीं पर बात डरावनी हो जाती है, वो कैटरपिलर को मारती नहीं है, वो उसे जिंदा रखती है। हाँ, वो उसे लकवाग्रस्त कर देती है। ऐसा इसलिए ताकि जब ततैया के बच्चे अंडे से निकलें तो उन्हें खाने के लिए बिल्कुल ताज़ा मांस मिल सके और कैटरपिलर अंदर ही अंदर जिंदा खाया जाए। मतलब वो कैटरपिलर दर्द महसूस कर रहा होता है और अंदर से खाया जा रहा होता है। डार्विन के लिए ये सोचना भी मुश्किल था कि कोई सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर जानबूझकर ऐसा कुछ बनाएगा। यही वो बिंदु था जहां डार्विन को प्रकृति में किसी भी तरह की दया या करुणा दिखाई देना बंद हो गई थी। तो क्या इसका मतलब यह है कि प्रकृति पूरी तरह से क्रूर है? यहाँ डॉकिंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करते हैं। प्रकृति जानबूझकर न तो क्रूर है और न ही दयालु, वो बस पूरी तरह से उदासीन है, इंडिफरेंट है। उदासीन मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एकदम सही। प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन का एकमात्र अंधा और सीधा उद्देश्य जीन्स को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। इस प्रक्रिया में अगर किसी जीव को भयानक दर्द सहना पड़े तो प्रकृति को उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो बहुत ही मशीनी और ठंडा दृष्टिकोण है। किताब में जॉर्ज सी विलियम्स का हवाला दिया गया है, जो स्पष्ट करते हैं कि विकासवाद की इस प्रक्रिया का कोई नैतिक मूल्य नहीं है। इसका मूल मंत्र बस यही है कि अपने जीन्स को आगे बढ़ाओ। एक मिनट, तो क्या यही वो सोच है जिसे लोग सोशल डार्विनिज्म कहते हैं? मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को इंसानी समाज और व्यापार पर लागू करने की कोशिश? हाँ बिल्कुल। कुछ विचारकों ने प्राकृतिक चयन के इस क्रूर नियम को देखा और सोचा कि मानव समाज को भी इसी तरह चलना चाहिए, जो कि सोशल डार्विनिज्म है। जो कि एक बहुत ही खतरनाक विचार है। बहुत खतरनाक। लेकिन यह एक बहुत बड़ी भ्रांति है। प्रकृति में जो हो रहा है वो कोई आदर्श नहीं है जिसका हमें पालन करना चाहिए, बल्कि हमें उससे बचना चाहिए। सही कहा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे लोग तो प्रकृति की इस क्रूरता को देखकर इतने निराश हुए कि उन्होंने विकासवाद की इस पूरी थ्योरी से ही मुंह मोड़ लिया था। और यहीं पर इस पूरी किताब का एक बहुत बड़ा हाहा मोमेंट आता है। इस अंधी क्रूर डार्विनियन प्रक्रिया के बीच एक बहुत ही सकारात्मक पहलू मौजूद है।
हाँ, और वो पहलू इंसानों से जुड़ा है। बिल्कुल, हम इंसान इस प्राकृतिक क्रूरता के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। हम शायद एकमात्र ऐसी प्रजाति हैं जो इस नियति को समझ सकते हैं और इसके खिलाफ जा सकते हैं। मैं कहूंगी कि ये इंसानी चेतना की सबसे बड़ी जीत है। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझा जा सकता है, गर्भ निरोधक का उपयोग। ये दिलचस्प है। कैसे? जब इंसान गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करता है तो वो सीधे तौर पर अपने रचनाकारों यानी उन स्वार्थी जीन्स के खिलाफ जा रहा होता है जिनका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ प्रजनन करना है। मतलब हम अपने ही जीन्स को कह रहे हैं कि नहीं, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। बिल्कुल। हम विकासवाद की इस पूरी क्रूर और अंधी प्रक्रिया में एकमात्र ऐसा सुरक्षित द्वीप है जहां हम अपनी जैविक नियति के गुलाम नहीं है। हमारा दिमाग इतना विकसित हो चुका है कि वो अब डार्विनियन नियमों को धता बता सकता है। ये तो हुई हमारी शारीरिक और जैविक बगावत, लेकिन हमारे सोचने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। स्रोत सामग्री में एक जगह डिसकंटिन्यूअस माइंड की बात की गई है। हाँ, इंसान की एक बहुत ही पुरानी आदत है कि वो हर चीज को सख्त और अलग-अलग खानों में बांटना चाहता है। सही कहा। हमारा दिमाग चाहता है कि दुनिया स्पष्ट वर्गों में बटी हो, ब्लैक एंड व्हाइट। कोई बीच का रास्ता नहीं है। हाँ, उदाहरण के लिए शब्दों को ही लें। हम कहते हैं कि 6 फीट की महिला लंबी है और 5 फीट की महिला छोटी है। लेकिन अगर कोई महिला 5 फीट 9 इंच की है तो हमारा दिमाग उसे किसी एक स्पष्ट खाने में डालने के लिए संघर्ष करता है। यही आदत हमने जीव विज्ञान में भी अपना ली है, जहां इंसान और जानवर के बीच हमने एक बहुत गहरी और स्पष्ट खाई बना रखी है। हमें लगता है कि इंसान एक अलग डिब्बे में आते हैं और बाकी सारे जानवर एक अलग डिब्बे में। और ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। मैंने इस भ्रांति को तोड़ने वाले एक बहुत ही अद्भुत दिमागी प्रयोग यानी थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था, जो इसी किताब में है, जिसमें लोग अफ्रीका के आर पार एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं। हाँ, ये प्रयोग समय और स्थान की एक शानदार यात्रा है। इसे ऐसे समझें, कल्पना कीजिए कि अफ्रीका के तट पर एक इंसान अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ा है। ठीक है। एक लंबी कतार बन रही है। हाँ। उसकी माँ अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए है और इसी तरह पीढ़ियों की एक लंबी कतार भूमध्य रेखा के साथ साथ जारी है। और हर व्यक्ति के लिए अगर हम 1 गज की जगह मान ले तो आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 300 मील दूर जाने पर ही हमें वो पूर्वज मिल जाएगा जो हमारा और चिंपैंजी दोनों का साझा पूर्वज है। सिर्फ 300 मील। विकासवाद के पैमाने पर यह दूरी तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं। अब कल्पना कीजिए कि वो साझा पूर्वज जो उस कतार में 300 मील दूर खड़ी है, अपने दूसरे हाथ से अपनी दूसरी बेटी का हाथ पकड़ती है, जो कि चिंपैंजी के वंश की पूर्वज है। सही। और वो दूसरी बेटी अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है। अब ये नई कतार वापस तट की ओर मुड़ती है, माँ से बेटी, बेटी से उसकी बेटी। और अंततः तट पर जो आखिरी प्राणी खड़ा है वो आज का आधुनिक चिंपांजी है। एकदम सही। एक तरफ आधुनिक इंसान, दूसरी तरफ आधुनिक चिंपैंजी और उनके बीच पीढ़ियों की एक अटूट श्रृंखला। तो अगर ये श्रृंखला अटूट है तो इसका मतलब है कि इस पूरी कतार में कहीं भी कोई अचानक बदलाव या खाई नहीं है। नहीं है। हर बेटी हमेशा अपनी माँ जैसी ही दिखती है। तो फिर इंसान और जानवरों के बीच की ये जो गहरी खाई हमें आज दिखती है, वो क्यों है? वो खाई केवल इसलिए है क्योंकि बीच की कड़ियां जो हमारे और उनके बीच के पूर्वज थे, वे अब जीवित नहीं हैं, वे विलुप्त हो चुके हैं। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। मतलब अगर संयोग से वे बीच की कड़ियां आज भी जिंदा होती तो प्रजातिवाद, जिसे स्पीशीजिज्म कहा जाता है, उस पर एक बहुत बड़ा संकट आ जाता। हम किसे इंसान मानते और किसे जानवर, यह तय करना असंभव हो जाता। यह स्पष्ट करता है कि प्रजातियों के बीच कोई सख्त सीमा रेखा नहीं होती। यह सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है। अगर हम जानवरों के साथ अलग व्यवहार केवल इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे बीच के पूर्वज अब जिंदा नहीं हैं, तो ये हमारे नैतिक मानकों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये हमें अपनी नैतिकता और जीव विज्ञान दोनों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर करता है। खैर, वास्तविकता को जब हम इस वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं तो चीजें बहुत अलग लगती हैं। अब थोड़ा छद्म विज्ञान या सूडो साइंस की तरफ आते हैं। हाँ, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोग अक्सर भटक जाते हैं। आजकल लोग असली विज्ञान की अनदेखी करके रहस्यवाद की ओर भागते हैं, जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल में हीलिंग एनर्जी ढूंढना। लोगों को लगता है कि पत्थर को पानी में डालने से कोई जादुई ऊर्जा निकलेगी, जबकि क्रिस्टल का असली जादू किसी भी रहस्यमयी ऊर्जा से कहीं अधिक गहरा है। असली जादू विज्ञान के नजरिए से वो क्या है? एक हीरे या ग्रेफाइट के अंदर कार्बन परमाणु किसी काल्पनिक ऊर्जा से नहीं
बल्कि एक विशाल सटीक सैन्य परेड की तरह सजे होते हैं। सैन्य परेड की तरह? हाँ, अरबों कार्बन परमाणु बिना किसी भूल चूक के एक निश्चित त्रिआयामी क्रम में जुड़े होते हैं। बकीबॉल इसका एक शानदार उदाहरण है। मैंने बकीबॉल के बारे में सुना है। ये कार्बन का एक रूप है ना? बिल्कुल, ये 60 कार्बन परमाणुओं का एक फुटबॉल के आकार का ढांचा है। प्रकृति की ये सटीक ज्यामिति और परमाणुओं का ये स्वसंयोजन किसी भी मनगढ़ंत जादू से ज्यादा विस्मयकारी है। और इसके लिए बकायदा नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जी हाँ, ये असली चमत्कार है जिसे विज्ञान समझ सकता है और साबित कर सकता है। मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि ये जो ठोस दिखने वाले क्रिस्टल्स हैं या जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, ये असल में ज्यादातर खाली जगह हैं। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। ये क्वांटम भौतिकी का एक बहुत ही सुंदर सच है। ठोस दिखने वाली चीजें असल में ज्यादातर खाली जगह ही होती हैं। तो फिर ये खाली जगह में दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि परमाणुओं के बीच इतनी ज्यादा खाली जगह होती है कि न्यूट्रिनो जैसे सूक्ष्म कण पृथ्वी के इस पार से उस पार तक बिना किसी रुकावट के निकल जाते हैं, जैसे कि पृथ्वी वहां है ही नहीं। तो फिर हमें ये चीजें ठोस क्यों लगती हैं? हम दीवार के आर पार क्यों नहीं जा सकते? इसका कारण हमारा अपना विकासवाद है। हमारा दिमाग हमारे जीवित रहने के लिए इस ठोसपन का एक मॉडल या यूं कहें कि एक वर्चुअल रियलिटी बनाता है, ताकि हम दुनिया में नेविगेट कर सकें। हाँ, क्योंकि अगर हम भागते हुए किसी चट्टान के आर पार जाने की कोशिश करेंगे तो हमें चोट लगेगी। इसलिए विकासवाद ने हमारे दिमाग को ऐसा बनाया है कि वो उस खाली जगह को एक ठोस दीवार के रूप में महसूस करें, ताकि हम सुरक्षित रहें। ये सच में दिमाग को चकरा देने वाला है। असली विज्ञान का जादू इतना गहरा है, फिर भी लोग इसके नाम पर पाखंड रचते हैं। शायद इसीलिए डॉकिंस की किताब में इंटेलेक्चुअल इम्पोस्टर्स या बौद्धिक पाखंड की बात की गई है। हाँ, पोस्ट मॉडर्निज्म यानी उत्तर आधुनिकतावाद के कुछ विचारक विज्ञान के कठिन शब्दों का इस्तेमाल बिना उनका अर्थ समझे सिर्फ अकादमिक प्रभाव जमाने के लिए करते हैं। ये बहुत ही निराशाजनक है। एक बहुत ही अजीब उदाहरण दिया गया है स्रोत सामग्री में। कौन सा उदाहरण? जहां एक विचारक ने आइंस्टीन के मशहूर समीकरण E=mc² को एक सेक्सिस्ट समीकरण कह दिया। सेक्सिस्ट? एक भौतिकी के समीकरण को? क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये प्रकाश की गति को विशेषाधिकार देता है। प्रकाश की गति को विशेषाधिकार देने से कोई समीकरण सेक्सिस्ट कैसे हो सकता है? ये तो बेतुका है। बिल्कुल बेतुका है। यहाँ हम किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस तथ्य को सामने रख रहे हैं कि जब वैज्ञानिक शब्दों का इस तरह गलत इस्तेमाल होता है तो सत्य और स्पष्टता को भारी नुकसान पहुंचता है। सत्य और स्पष्टता की इस बात को अगर हम जेनेटिक्स की दुनिया में ले जाएं तो वहां भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। डीएनए के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह असल में बिल्कुल कंप्यूटर कोड की तरह डिजिटल है। एकदम सही। इसमें कोई रहस्यमय जीवन शक्ति नहीं है। ये बस जानकारी का एक शुद्ध रूप है जो 0 और 1 की जगह ACTG के अक्षरों में लिखा गया है। और लोग अक्सर इसे कोई जादुई चीज मान लेते हैं। इसे एक बेहतरीन एनालॉजी से समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि किसी आर्कटिक मछली का एंटीफ्रीज जीन जो उसे ठंड में जमने से बचाता है, उसे निकालकर किसी टमाटर के पौधे में डाल दिया जाए। हाँ, आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी जीएम फसलों के डर के पीछे यही सोच होती है। लोगों को लगता है कि टमाटर मछली जैसा हो जाएगा। लेकिन विज्ञान हमें बताता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ भी हम स्रोत सामग्री के वैज्ञानिक तथ्य पर बात कर रहे हैं, जीएमओ विवाद के किसी राजनीतिक पहलू पर नहीं। बिल्कुल, हम सिर्फ विज्ञान की बात कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक रूप से ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी फाइनेंशियल स्प्रेडशीट से स्क्वायर रूट निकालने का कोड कॉपी करके उसे किसी स्पेस रॉकेट के गाइडेंस सिस्टम में डाल देना। क्या वो कोड रॉकेट में जाके स्प्रेडशीट का काम करेगा? नहीं, कोड बस कोड होता है। वो अपनी पुरानी जगह का कोई स्वाद या संदर्भ अपने साथ लेकर नहीं जाता। ये सिर्फ विशुद्ध जानकारी है। विज्ञान हमें भावनाओं से परे जाकर तथ्यों को देखने की शक्ति देता है। तो क्या होता है जब हम इस निष्पक्ष वैज्ञानिक नजरिए और सांख्यिकी के नियमों को इंसानी फैसलों पर लागू करते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। जैसे कि अदालतों का ज्यूरी सिस्टम। हम मानते हैं कि 12 लोगों की ज्यूरी एक व्यक्ति से बेहतर फैसला करेगी। हम ऐसा मानते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांख्यिकीय अवलोकन को नजरअंदाज करता है। सांख्यिकी का बुनियादी नियम है कि डेटा स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र डेटा?
इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। इसे समझाने के लिए ज़ूलॉजिस्ट निक टीनबर्जन के हेरिंगाल पक्षी के बच्चों वाले प्रयोग का जिक्र आता है। पक्षियों के बच्चों से जूरी का क्या लेना देना? प्रयोग में देखा गया कि अगर 12 चूजों को एक साथ रखा जाए तो वे स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं करते। अगर एक चूजा किसी चीज पर चोंच मारता है तो बाकी भी अंधाधुंध वैसा ही करने लगते हैं। मतलब वो भिड़ चाल वाली स्थिति बन जाती है। बिल्कुल। उनके व्यवहार को 12 स्वतंत्र डेटा पॉइंट नहीं माना जा सकता, वो सिर्फ एक सामूहिक प्रतिक्रिया है। अच्छा, तो अब मैं समझ रहा हूँ कि ये जूरी सिस्टम से कैसे जुड़ता है। ठीक इसी तरह जब 12 जूरी सदस्य एक बंद कमरे में किसी मुकदमे पर चर्चा करते हैं तो वे एक दूसरे से भारी रूप से प्रभावित होते हैं। कुछ मुखर लोग बाकियों की राय बदल सकते हैं, उन पर एक मत होने का दबाव भी होता है। अगर हम 12 लोगों की जूरी को स्वतंत्र नहीं मान सकते तो इसका मतलब है कि 12 लोगों की जूरी के फैसले को 12 स्वतंत्र फैसले मानना एक बहुत बड़ी भूल है। वे असल में एक दूसरे की नकल करने वाले उन चूजों की तरह ही व्यवहार कर सकते हैं। ये तो हमारी न्याय प्रणाली की एक बहुत गहरी खामी को उजागर करता है। ये दर्शाता है कि वैज्ञानिक और सांख्यिकीय सोच सिर्फ लैबोरेटरी तक सीमित नहीं है, ये जीवन के हर पहलू को देखने का एक लेंस है। और इस सोच को विकसित करने का सबसे अच्छा माध्यम हमारी शिक्षा प्रणाली है। इसी संदर्भ में किताब में ओंडल स्कूल के महान हेडमास्टर F.W. सैंडरसन का जिक्र आता है। सैंडरसन का शिक्षा दर्शन सच में बहुत अलग था। उन्होंने परीक्षाओं, लीग टेबल्स और छात्रों के बीच अंधी प्रतिस्पर्धा का कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि शिक्षा का असली मकसद सिर्फ तथ्य रटना नहीं, बल्कि असली खोज का उत्साह होना चाहिए। सैंडरसन ने स्कूल की प्रयोगशालाओं और वर्कशॉप्स को हमेशा खुला रखने का नियम बनाया था। एक बार की एक घटना बहुत मशहूर है। क्या हुआ था? एक बच्चे ने अनजाने में एक बहुत महंगी और सटीक मशीन, जिसे सरफेस प्लेट कहते हैं, उसे निहाई या एनविल की तरह इस्तेमाल करके खराब कर दिया। उस समय तो इस बच्चे की बहुत डांट पड़ी होगी। नहीं, यही तो सैंडरसन की खासियत थी। उन्होंने उसे पीटने या सजा देने के बजाय उसे उस मशीन के निर्माण और उपयोग पर एक विस्तृत शोध करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। ये सजा नहीं बल्कि सीखने का एक नया अवसर था। बिल्कुल। एक और घटना तो बहुत ही कमाल की है जो मैंने पढ़ी। एक छात्र किसी विषय में इतना खो गया था कि वो रात के 2 बजे छुपकर स्कूल की अनलॉक्ड लाइब्रेरी में मेटलर्जी पढ़ रहा था। और फिर सैंडरसन ने उसे पकड़ लिया। हाँ, जब सैंडरसन ने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो उन्होंने गुस्सा दिखाने के बजाय उस छात्र के बगल में बैठकर उसके नोट्स पढ़े। उन्होंने उस रात उस बच्चे के उत्साह को सराहा। आज की शिक्षा प्रणाली में जहां सब कुछ सिर्फ परीक्षाओं के इर्द गिर्द घूमता है, ऐसी कल्पना करना भी मुश्किल है। आज हालात ये हैं कि इवोल्यूशन जैसे ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने वाले विषय को महज सिलेबस के कुछ छोटे तथ्यों तक सीमित कर दिया गया है। एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी है जो डॉकिंस देते हैं। वो किताब वाली एनालॉजी? हाँ, अगर ब्रह्मांड के पूरे इतिहास को एक ऐसी किताब में लिखा जाए जहां एक पृष्ठ पर एक सदी का इतिहास हो, तो जो लोग मानते हैं कि दुनिया कुछ 1000 साल पुरानी है, उनके हिसाब से एक पतली सी पॉकेट बुक होगी। लेकिन वैज्ञानिक सच्चाई के अनुसार इस किताब को रखने के लिए जो बुक शेल्फ चाहिए वो 10 मील लंबा होगा। 10 मील लंबा बुक शेल्फ, ये ब्रह्मांड की विशालता को कितने शानदार तरीके से दर्शाता है। सैंडरसन का मानना था कि जीवन को इसी तरह की विशाल सोच से भरा होना चाहिए। उनका मंत्र था खतरे में जीना। खतरे में जीना यानी सुरक्षित और रटे रटाए रास्तों को छोड़कर ज्ञान की असली खोज में खुद को झोंक देना। बिल्कुल। आज की इस पूरी चर्चा से स्पष्ट है कि वैज्ञानिक समझ दुनिया को नीरस नहीं बनाती। प्रकृति के नियम, डीएनए का डिजिटल कोड, विकासवाद की यात्रा और हमारे दिमाग का काम करने का तरीका, ये सभी किसी भी फैंटेसी से ज्यादा अद्भुत हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ब्रह्मांड के नियमों को समझने की हमारी क्षमता ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब हम दुनिया को इस स्पष्टता के साथ देखते हैं तो हर चीज का एक नया अर्थ और एक नई गहराई सामने आती है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़कर जा रहे हैं जो लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देगा। हमने मानव विकास की बात की, लेकिन क्या किसी ने न्यूटनी के बारे में सुना है? न्यूटनी, आसान भाषा में कहें तो विकासावधि शिशुकरण। हाँ, इसे थोड़ा समझाएंगी? ये एक बहुत ही रोचक जैविक अवधारणा है। एक्सोलोटेल नाम का एक जीव होता है जो जीवन भर टेडपोल जैसी अवस्था में ही रहता है और उसी अवस्था में प्रजनन भी कर लेता है। वो कभी वयस्क सैलामेंडर में बदलता ही नहीं। अब जरा इस बात को इंसानों पर लागू करके देखें। क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान भी मूल रूप से ऐसे वानर हों जो शारीरिक रूप से बच्चे रहते हुए ही प्रजनन के लिए परिपक्व हो गए हो? अगर हम ध्यान दें
तो हमारे शरीर के कई हिस्से वयस्क चिंपैंजी के बजाय एक शिशु चिंपैंजी से ज्यादा मिलते हैं। जैसे हमारा सपाट चेहरा। ये एक बहुत ही अजीब लेकिन वैज्ञानिक रूप से संभव कल्पना है। अगर इंसान किसी तरह 200 साल तक जीता तो क्या हम आखिरकार पूरी तरह बड़े हो जाते? ये तो बहुत ही डरावना विचार है। क्या 150 साल की उम्र के बाद हमारा शरीर अचानक बदलना शुरू होता? हम चारों पैरों पर चलने लगते और हमारे जबड़े एक वयस्क चिंपैंजी की तरह विशाल हो जाते? ये विचार जितना डरावना है, विज्ञान के नजरिए से उतना ही दिलचस्प भी है। श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस बौद्धिक सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।